नमस्कार। हमारे एक लिसनर ने बिहार की 2025-26 की जो बड़ी सरकारी नियुक्तियां हैं उससे जुड़े कुछ दस्तावेज भेजे हैं। हम्म। और ये वो नाम है जो मतलब बीपीएससी, बीएसएससी और बिहार पुलिस की परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन यही है कि इन दस्तावेजों को खंगालें और समझें कि बिहार के सत्ता के गलियारों में कौन क्या है और इससे उम्मीदवारों को क्या जानना जरूरी है। और मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगी, ये सिर्फ नाम और तारीखें रटने की बात नहीं है। अच्छा। जी, ये नियुक्तियां हमें बिहार की जो पूरी प्रशासनिक मशीनरी है ना, हाँ। उसकी सेहत, उसकी प्राथमिकताएं और आने वाले समय में उसकी दिशा क्या होगी, इसके बारे में बहुत कुछ बताती हैं। मतलब गहरे संकेत छिपे होते हैं इनमें। हाँ बिल्कुल। कौन कितने समय के लिए पद पर है, किसका क्या बैकग्राउंड है, इन सब में बहुत गहरे संकेत होते हैं। तो चलिए इसी नजरिए से इसे परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत करते हैं संवैधानिक पदों से। किसी भी राज्य के शासन की नींव तो यही होते हैं। सही कहा। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा पद राज्य के राज्यपाल का। बिल्कुल। हमारे स्रोतों के मुताबिक बिहार के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। जी, जिन्होंने 2 जनवरी 2025 को ये पद संभाला। राज्यपाल, जैसा हम सब जानते हैं, राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, पर उनकी भूमिका सिर्फ औपचारिक नहीं है। हाँ, ये बात सही है। वो केंद्र और राज्य के बीच एक पुल का काम करते हैं और संविधान के संरक्षक के तौर पर राज्य सरकार के कामकाज पर नजर भी रखते हैं। और इसका जिक्र संविधान में कहा है। संविधान का अनुच्छेद 153 हर राज्य के लिए इस पद का प्रावधान करता है। ठीक है, तो राज्यपाल हुए आरिफ मोहम्मद खान। अब आते हैं राज्य की असली कार्यकारी ताकत पर, यानी मुख्यमंत्री। ये नाम तो शायद ही किसी को बताने की जरूरत पड़े। हाँ, ये नाम तो बिहार की राजनीति का मतलब पर्याय बन चुका है, नीतीश कुमार। और दिलचस्प बात यह है कि हमारे दस्तावेज बताते हैं कि 20 नवंबर 2025 को उन्होंने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 10वीं बार? 10वीं बार। आपने बहुत सही बात पकड़ी। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है। शासन में इतनी लंबी निरंतरता का मतलब है कि कुछ नीतियां और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो दशकों तक चलते हैं। इसका अच्छा और बुरा दोनों पहलू हो सकता है ना। बिल्कुल। एक पहलू ये है कि ये राज्य को एक स्थिर विजन देता है, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि कभी-कभी ये ठहराव का कारण भी बन सकता है। परीक्षा में जो विश्लेषणात्मक सवाल आते हैं ना, हाँ हाँ। उनके लिए ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री ही सरकार का चेहरा और नीतियों का निर्देशक होता है। ये तो हुई कार्यपालिका की बात। अब शासन के तीसरे स्तंभ यानी न्यायपालिका का रुख करते हैं। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन है? इस पद पर है न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू, जो 7 जनवरी 2026 को इस पद पर आए। संगम कुमार साहू। जी। और यहाँ एक बहुत ही रोचक जानकारी है जो एग्जाम के लिहाज से मतलब महत्वपूर्ण हो सकती है। बताइए। इस पद पर आने से पहले वे उड़ीसा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। अच्छा, उड़ीसा से। लेकिन यहाँ पर एक बात वाकई में ध्यान खींचती है। हमारे स्रोतों के अनुसार न्यायमूर्ति साहू इसी साल 4 जून 2026 को रिटायर हो रहे हैं। हाँ। मतलब मुख्य न्यायाधीश के तौर पर उनका कार्यकाल सिर्फ कुछ महीनों का है। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में जो परीक्षक होते हैं वो यही देखना चाहते हैं कि उम्मीदवार हाल के और ऐसे छोटे कार्यकाल वाले बदलावों से कितने वाकिफ हैं। सही बात है। एक इतने महत्वपूर्ण पद पर इतना छोटा कार्यकाल कई सवाल खड़े करता है। जैसे कि क्या इसका न्यायपालिका के कामकाज पर कोई असर पड़ता है? बिल्कुल। इतने कम समय में किसी भी मुख्य न्यायाधीश के लिए कोई बड़ा प्रशासनिक सुधार लाना या किसी लंबी प्रक्रिया को अंजाम देना मुश्किल हो जाता है। ये राज्य की न्यायपालिका में एक महत्वपूर्ण लेकिन बहुत संक्षिप्त अध्याय है। इसलिए न सिर्फ इनका नाम बल्कि इनकी सेवानिवृत्ति की तारीख भी याद रखना जरूरी हो जाता है। बहुत सही पॉइंट है। तो ये तो हुई शासन की संवैधानिक नींव, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश। लेकिन इन फैसलों और नीतियों को जमीन पर कौन उतारता है? चलिए अब उस मशीनरी की बात करते हैं, यानी राज्य के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों की। हाँ, शुरुआत करते हैं मुख्य सचिव से। बिहार के मुख्य सचिव हैं प्रत्यय अमृत। उन्होंने 1 सितंबर 2025 को ये जिम्मेदारी संभाली। ये 1991 बैच के बहुत ही अनुभवी आईएएस अधिकारी हैं। और मुख्य सचिव का पद मतलब कितना अहम होता है किसी राज्य के लिए? आप समझिए कि वो प्रशासनिक तंत्र का धुरा होता है। धुरा? जी, वो न सिर्फ मुख्यमंत्री के सबसे बड़े सलाहकार होते हैं, बल्कि सभी सरकारी विभागों के बीच तालमेल भी बिठाते हैं। इनके अनुभव के बारे में हमारे स्रोत क्या बताते हैं? क्योंकि मुख्य सचिव का पद सिर्फ वरिष्ठता का नहीं बल्कि अनुभव की गहराई का भी होता है। आपने सही कहा।
मुख्य सचिव बनने से पहले वे विकास आयुक्त थे, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन जैसे बेहद चुनौतीपूर्ण विभागों में अतिरिक्त मुख्य सचिव के तौर पर काम किया है। ओ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। जी, उनका ये अनुभव उन्हें इस पद के लिए खास तौर पर योग्य बनाता है। मतलब बिहार जैसी जगह के लिए जहां बाढ़ और दूसरी आपदाएं एक सच्चाई है, जी, उनका आपदा प्रबंधन का अनुभव बहुत मायने रखता है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि सरकार की प्राथमिकताओं में सिर्फ विकास ही नहीं बल्कि आपदाओं से निपटने की तैयारी भी शामिल है। ये उनके प्रोफाइल का सबसे मजबूत पक्ष है। तो प्रशासन के शीर्ष पर हैं प्रत्यय अमृत। अब बात करते हैं कानून व्यवस्था के सबसे बड़े अधिकारी की, पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी। इस पद पर कौन है? बिहार के डीजीपी हैं विनय कुमार। उन्होंने 13 दिसंबर 2024 को पदभार संभाला। ठीक है। और एक दिलचस्प संयोग ये है कि वे भी 1991 बैच के ही आईपीएस अधिकारी हैं। ये वाकई दिलचस्प है। मतलब 1991 बैच के आईएएस हमारे मुख्य सचिव हैं और 1991 बैच के ही आईपीएस हमारे डीजीपी। जी, क्या ये महज एक संयोग है या ये किसी तरह के प्रशासनिक तालमेल की ओर इशारा करता है? ये एक बहुत अच्छा अवलोकन है। हालांकि ये एक संयोग हो सकता है, लेकिन अक्सर ये बेहतर तालमेल में मदद करता है जब सिविल और पुलिस प्रशासन के प्रमुख एक दूसरे की कार्यशैली से वाकिफ हों। तो फैसले लेना आसान हो जाता होगा। बिल्कुल, बड़े संकट के समय फैसले लेना आसान हो जाता है। जहां तक विनय कुमार के अनुभव की बात है, डीजीपी बनने से पहले वे अपराध विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक यानी एडीजी थे। एडीजी क्राइम। तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि उनके कार्यकाल में संगठित अपराध या साइबर क्राइम जैसे खास मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा? इसकी पूरी संभावना है। उनका बैकग्राउंड अपराध जांच और नियंत्रण में उनकी विशेषज्ञता को दिखाता है। तो हम कह सकते हैं कि एक अनुभवी मुख्य सचिव और अपराध नियंत्रण में माहिर एक डीजीपी की जोड़ी राज्य के प्रशासन और कानून व्यवस्था के लिए एक मजबूत संकेत देती हैं। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो ये हुई प्रशासनिक पदों की बात। अब हम उन आयोगों और बोर्डों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनका हमारे लिसनर यानी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों से सीधा वास्ता है। हाँ, ये उनके लिए सबसे जरूरी हिस्सा है। सबसे पहले बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी। इसके अध्यक्ष कौन है? बीपीएससी के अध्यक्ष हैं रवि मनुभाई परमार। वो 15 मार्च 2024 से इस पद पर हैं और वे 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। बीपीएससी राज्य की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षाओं का आयोजन करता है, इसलिए इस पद पर कौन बैठा है ये उम्मीदवारों के लिए बहुत मायने रखता है। और उनका पिछला अनुभव, मतलब बीपीएससी अध्यक्ष बनने से पहले वे क्या कर रहे थे? वे खान एवं भूविज्ञान विभाग के अपर मुख्य सचिव थे। अच्छा। एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी का इस पद पर होना आयोग की कार्यप्रणाली में मतलब एक प्रशासनिक अनुभव और गंभीरता लाता है, जिससे परीक्षाओं की निष्पक्षता और समयबद्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। ठीक है, तो बीपीएससी के अध्यक्ष हुए रवि मनुभाई परमार। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण आयोग पर, बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी। और यहाँ तो एक बहुत ही अजीबोगरीब कहानी है ना? हाँ, और ये एक ऐसी घटना है जिस पर परीक्षा में सवाल बनने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये बहुत ही असामान्य है। क्या हुआ था? हुआ ये कि 1 जनवरी 2026 को 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी आलोक राज को बीएसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। लेकिन हमारे दस्तावेज तो कहते हैं कि पद अभी खाली है। तो फिर क्या हुआ? यही तो इस कहानी का ट्विस्ट है। उन्होंने पदभार संभालने के महज 5 दिन बाद 6 जनवरी 2026 को 5 दिन बाद? जी, सिर्फ 5 दिन बाद निजी कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। 5 दिन? ये तो बहुत ही अजीब बात है। इतने बड़े पद से कोई सिर्फ 5 दिन में इस्तीफा क्यों देगा? क्या हमारे स्रोतों में इसका कोई और कारण बताया गया है? ये तो हजारों लाखों उम्मीदवारों के भविष्य से जुड़ा मामला है। स्रोत सिर्फ निजी कारणों का उल्लेख करते हैं, लेकिन आपका सवाल जायज है। किसी आयोग के अध्यक्ष का नियुक्ति के इतने कम समय में इस्तीफा देना न सिर्फ अभूतपूर्व है, बल्कि ये उस संस्था की स्थिरता पर भी सवाल उठाता है। बिल्कुल। ये उम्मीदवारों के लिए एक बेहद जरूरी करंट अफेयर्स का तथ्य बन जाता है कि पद पर कौन आया, कितने दिन रहा और पद अब क्यों खाली है। वाकई ये याद रखने लायक बात है। अब शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े एक महत्वपूर्ण पद की बात करते हैं। बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद यानी बीएसएचईसी के कार्यकारी उपाध्यक्ष कौन है? इस पद पर जनवरी 2026 में
N.K. अग्रवाल की नियुक्ति हुई है। और ये परिषद करती क्या है? ये परिषद राज्य में उच्च शिक्षा की नीतियों को दिशा देती है। इसका काम विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के बीच तालमेल बिठाना और शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए योजनाएं बनाना है। ठीक है, तो अब तक हमने कई महत्वपूर्ण नामों और पदों पर चर्चा कर ली है। ईमानदारी से कहूं तो इतने सारे नाम और तारीखें याद रखना किसी के लिए भी सरदर्द हो सकता है। हाँ, ये मुश्किल हो सकता है। क्या हमारे श्रोताओं में से याद रखने का कोई जुगाड़ या शॉर्टकट है? बिल्कुल है। इसके लिए एक बहुत ही कारगर मेमोरी तकनीक दी गई है, जिसे GCJCDBB नियम कहा गया है। GCJCDBB। जी, ये एक्रोनिम इन प्रमुख पदों को क्रम में याद रखने में जादू की तरह काम करता है। ये तो बहुत बढ़िया है। चलिए लिसनर्स के लिए इसका क्विक रिवीजन करते हैं। मैं अक्षर बोलता हूं और आप बताइए कि वो किसके लिए है। तैयार हैं? बिल्कुल। तो पहला अक्षर है जी। जी से गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। अगला है सी। सी से चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। इसके बाद जे। जे से चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू। फिर से एक सी। इस सी का मतलब है चीफ सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत। अगला अक्षर डी। डी से डीजीपी विनय कुमार। और अब दो बी। पहला बी। पहला बी है बीपीएससी के चेयरमैन रवि मनुभाई परमार। और आखिरी बी। दूसरा बी है बीएसएचईसी के कार्यकारी उपाध्यक्ष N.K. अग्रवाल। और सबसे जरूरी बात, इस लिस्ट में बीएसएससी नहीं है, क्योंकि वो पद फिलहाल खाली है। शानदार। GCJCDBB। ये वाकई इन 7 महत्वपूर्ण नियुक्तियों को याद रखने का एक बहुत ही कारगर तरीका है। जी। तो आज की इस चर्चा का सार यही है कि हमने बिहार की 2025-26 की प्रमुख नियुक्तियों को न सिर्फ जाना, बल्कि उनके पीछे के पैटर्न और संकेतों को भी समझने की कोशिश की। और समापन से पहले मैं एक सवाल हमारे लिसनर के लिए छोड़ना चाहती हूँ। जरूर। हमने देखा कि कुछ नियुक्तियां जैसे मुख्य न्यायाधीश की बहुत कम समय के लिए हैं और बीएसएससी अध्यक्ष का पद तो कुछ ही दिनों में खाली हो गया। ये सोचने वाली बात है ना, कि इस तरह के छोटे कार्यकाल और अचानक इस्तीफे राज्य की प्रशासनिक निरंतरता और लंबी योजनाओं पर क्या असर डालते होंगे। क्या इससे योजनाओं के प्रवाह में कोई बाधा आती है? ये सिर्फ एक तथ्य नहीं है, बल्कि शासन प्रणाली को गहराई से समझने का एक पहलू है। ये वाकई एक सोचने वाली बात है। प्रशासनिक स्थिरता पर ऐसे बदलावों का असर एक गहरा विषय है। इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। हमारी अगली चर्चा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नियुक्तियों पर होगी। बिल्कुल। तब तक के लिए जुड़े रहें।